आइए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर अब 13 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या कहता है? कहता है कोई स्टील लिमिटेड करके कोई कंपनी है, खैर नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे इन्फॉर्मेशन क्या है उससे फ़र्क पड़ेगा। कहते हैं कि इस कंपनी को रिक्वायर्ड है 25 लाख रुपीज़ की। ठीक है जी, ये तो अभी इलस्ट्रेशन नंबर हमने 12 भी देखा, 11 भी देखा, तो सब में इसी तरीके की रिक्वायरमेंट देते हैं और फिर इसके लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि वो देते रहते हैं। तो 25 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, चलो ठीक है। और न्यू प्लांट के लिए ज़रूरत है, इन लोगों ने बताया है कि ज़रूरत किस लिए है। तो कहते हैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी वगैरह होगा, इनको लगवाना होगा, ठीक है, और उसके लिए ये ज़रूरत है। कहते हैं कि अगर ये प्लांट लगवा देते हैं, अगर ये प्लांट में 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो कहते हैं इसके अंदर एक्सपेक्टेड जो अर्निंग होगी, अर्निंग कौन सी, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाली, वो आपके पास में हो जाएगी 5 लाख रुपए। ठीक है जी, तो EBIT आपका 5 लाख रुपए मिलेगा अगर ये प्लांट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, राइट। तो ये आपको कहा गया है। इसके बाद कहता है कि वाइल डिसाइडिंग अबाउट द फाइनेंशियल प्लान, कंपनी ने कंसीडर किया है कि वो मैक्सिमाइज करेगी EPS को, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, EPS को मैक्सिमाइज करेगी, ये डिसाइड किया है। तो ऑब्वियसली ये तो हर एक कंपनी का डिसीजन होता है कि उनका EPS बढ़े, जितना ज़्यादा हो वही बेहतर होता है। तो ऑब्वियसली ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए ऐसे 2-3 लाइन्स लिखते रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये ऐसे ही रीड करके छोड़ देने का। आगे देखते हैं, कहते हैं कि इनके पास 3 अल्टरनेटिव है। ओबियसली अल्टरनेटिव किस लिए हो गए, ये 25 लाख रुपए की ज़रूरत है हमें, उसके लिए ये अल्टरनेटिव दिए हैं। कौन कौन से अल्टरनेटिव है? सबसे पहला तो कहता है कि हम डेप्थ से राइज कर लेंगे 2,50,000, 10 लाख और 15 लाख, ठीक है। और कहता है कि बैलेंस जो अमाउंट है वो आपके पास में इक्विटी से ले लेंगे। तो 3 अल्टरनेटिव डिफरेंट बनाए और तीनों में डेप्थ का डिफरेंस है बस, बाकी का बैलेंस तो इक्विटी से ले लो, ऐसा कहना है। तो कहते हैं 25 लाख रुपए की ज़रूरत है ना, सबसे पहला अल्टरनेटिव कहता है कि 2,50,000 डेप्थ से मिलेगा और रिमेनिंग जो है वो आप इक्विटी से ले लो। रिमेनिंग मतलब कि आपके पास में कितना हुआ, रिमेनिंग मतलब कि कितना हुआ, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, ये रहा। रिमेनिंग मतलब कि 25 लाख रुपीज़ माइनस 25 लाख रुपीज़ माइनस 2,50,000, मतलब कि रिमेनिंग कितना, 22,50,000। तो अल्टरनेटिव 1 ये कहता है कि 2,50,000 डेप्थ से ले लो और 22,50,000 कहाँ से ले लो, इक्विटी से। उसी तरीके से अल्टरनेटिव 2 ये कहता है कि भाई 10 लाख रुपए आपको जो है डेप्थ से लेने चाहिए और बाकी रिमेनिंग कितने, 15 लाख, ठीक है, 15 लाख रुपीज़ जो है कहाँ से ले ले, इक्विटी से ले लो। और थर्ड अल्टरनेटिव ऐसा कहता है कि 15 लाख रुपीज़ डेप्थ से ले लो और रिमेनिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है, रिमेनिंग कितना बचा, 25 में से 15 तो डेप्थ से आ गया, तो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़ आप कहाँ से ले सकते हो, इक्विटी से ले लो। ऐसे 3 आपको अल्टरनेटिव दिए हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद कहते हैं कि भाई अगर आप जो है इक्विटी से लोगे तो कहते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। कहता है कि इक्विटी की मार्केट प्राइस जो है 150 रहेगी, 150, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहता है बट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125, 150 रुपये का जो प्राइस है वो 125 हो जाएगा अगर इफ़ इन केस, कहता है कि अगर बोरोइंग आपने 10 लाख से ज़्यादा करी है, ध्यान रहे 10 लाख नहीं कहा है, एक्सीड ऑफ 10 लाख, मतलब कि 10 लाख से ज़्यादा करी है तो 10 लाख तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा अगर डेप्थ लोगे तो शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 125। अब 3 अल्टरनेटिव है, ध्यान से वापस से देखिए वो अल्टरनेटिव, 2,50,000, 10 लाख और 15 लाख। मुझे बताइए कि कौन से अल्टरनेटिव में 10 लाख से ज़्यादा डेप्थ जा रहा है। क्या पहले अल्टरनेटिव में 10 लाख से ज़्यादा डेप्थ आपने लिया? आंसर इज नो, 2,50,000 10 लाख से कम है। कहते हैं सेकंड 10 लाख रुपए ही लिए, क्या 10 लाख से ज़्यादा है? आंसर इज नो। ध्यान रहे यहाँ पे कहा है एक्सीड ऑफ 10 लाख, मतलब कि 10 लाख लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस 150 है। लेकिन 10 लाख से ज़्यादा जैसे ही गए, अल्टरनेटिव 3 में 15 लाख का आपने डेप लिया, जैसे ही ज़्यादा गए आपका प्राइस हो जाएगा 125, शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 125, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद तो सारी नॉर्मल चीज़ें कही है कि भाई आपके पास में फंड कैन बी बोरो, परसेंटेज आपको दे रखा है, इंटरेस्ट रेट कहता है कि अगर 2,50,000 तक अगर आप जो है डेप्थ इशू करते हैं तो उस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा,
ठीक है, 2,50,000 तक। इसके बाद कहते हैं अगर 15% लगेगा अगर 2,50,000 से ज़्यादा आपने डेप्थ इशू करा और 10 लाख तक है, ठीक है, और 10 लाख से अगर ज़्यादा है तो 20% लगेगा। कहते हैं 20% लगेगा अगर 10 लाख से ज़्यादा डेप्थ आपने इशू कर रखा है तो, ठीक है जी। ऐसे आपको अल्टरनेटिव्स दिए हैं। एप्लीकेबल टैक्स रेट आपको 50% आपको दिया है, ठीक है। एप्लीकेबल टैक्स रेट आपके पास में कितना है, 50% है, एज क्वेश्चन ने बताया है। और आपको कहा गया है कि भाई कौन सा फाइनेंशियल प्लान चूज़ करना चाहिए वो आपको बताना है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हाँ, क्वेश्चन ख़त्म। इतना सही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इतना सा है, कैलकुलेशन बड़ी है, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर निकल के आता है। देखिए, जब भी अल्टरनेटिव चूज़ करने की बात हो तो जिसका ईपीएस सबसे ज़्यादा होगा वही बेहतर माना जाएगा, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली तीनों अल्टरनेटिव के ईपीएस निकाल लेने हैं। जिसका भी ईपीएस सबसे ज़्यादा होगा वही बेहतर प्लान माना जाएगा, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, 13 कर रहे हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 13 यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे इनकम स्टेटमेंट ऑफ जो भी स्टील लिमिटेड है, इस तरीके से हेडिंग देंगे, ठीक है। मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट लिख देता हूँ, हेडिंग आप वगैरह दे दीजिएगा जो भी नाम बनता है, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट आपके पास में ठीक है, इनकम स्टेटमेंट ऑफ जो भी स्टील लिमिटेड करके कुछ नाम दे रखा है तो वही नाम हम यहाँ पे दे देंगे आपके पास में, ठीक है जी। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इनकम स्टेटमेंट ऑफ इस तरीके से हेडिंग दे देंगे आप अपने हिसाब से, जो भी नाम है स्टील लिमिटेड, और अपना फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे पर्टिकुलर, ठीक है, और टोटल 3 अल्टरनेटिव है तो मुझे 3 अल्टरनेटिव की कॉलम्स बनानी पड़ेगी। तो अल्टरनेटिव्स, और वर्ड वही यूज़ करिए। मैं ट्राई करिए कि भाई आपके पास में हम यहाँ पे वर्ड वही यूज़ करें जो क्वेश्चन ने दिया है। अगर क्वेश्चन ने अल्टरनेटिव वर्ड दिया है तो अल्टरनेटिव लिखिए, ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन वर्ड लिखिए, ठीक है। जो वर्ड दिया है वही यूज़ करिए। वैसे मतलब सबका एक ही निकल के आता है, ऑप्शन का है, अल्टरनेटिव का है, लेकिन कोशिश करिए कि वही वर्ड लिखे जो आपको गिवन है। कहता है अल्टरनेटिव 1 है आपके पास में, अल्टरनेटिव 2 है, ठीक है जी, और यहाँ पे अल्टरनेटिव 3 कर देता है। ये अल्टरनेटिव 3 आपके पास में, लो जी, ठीक है जी। तो अल्टरनेटिव 1, 2 और 3, बस अब लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और फॉर्मेट हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। आप भी प्रिपेयर कर लीजिए जल्दी से। चलिए, ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन था, ईबीआईटी से ही स्टार्ट कर लेंगे सर। कहते हैं ईबीआईटी कितना है बताइए। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं हम, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं हम। तो इंटरेस्ट जैसे ही माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो आपको क्या मिलता है, जैसे ही इंटरेस्ट माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ईबीटी में से हम टैक्स माइनस करते हैं, जो कि टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन ही है, 40% आई थिंक गिवन था। इस बार देख लेंगे वापस से। जैसे ही टैक्स माइनस करेंगे आपके पास में तो हमें मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी, ठीक है जी। अर्निंग आफ्टर टैक्स जैसे मिलेगा, इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर पढ़ने को नहीं मिला, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डेप्थ की बात करी गई, इक्विटी की बात करी गई, तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली अर्निंग आफ्टर टैक्स को ही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मान के डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। टाइम वेस्टिंग कम हो जाएगा आपके पास में। नंबर ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड लिखने की ज़रूरत नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दिया और आपके पास में आंसर आ जाएगा क्या, ईपीएस, जो हमें निकालना है बेसिकली, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव हमें चूज़ करना चाहिए। ईपीएस आपके पास में अर्निंग पर शेयर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में अवेलेबल नहीं है, आपको तो फुल फॉर्म ही लिखना है। मैं शॉर्ट फॉर्म जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को अब साइड में ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है।
सॉल्यूशन किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो कहते हैं EBIT सबसे पहले है। EBIT बताइए, EBIT क्वेश्चन ने बताया था, देख लीजिए यहाँ पे। कहते हैं 1,50,000 सॉरी 5 लाख रुपीज़। EBIT कितना है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए हर एक के लिए सेम ही रहता है, और यहाँ पे हमने रुपीज़ लिख रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 5 लाख लिख देते हैं। 5 लाख रुपए कंपनी का EBIT है। ऑब्वियसली हर एक अल्टरनेटिव के लिए 5 लाख ही रहेंगे, तो कॉपी पेस्ट ही करना है। 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। ठीक है, बताइए अल्टरनेटिव 1, 2, 3 के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बन रहा है। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है। कहते हैं अगर 2,50,000 तक अगर आप जो है डेप्थ लेते हैं तो 10% इंटरेस्ट लगेगा। अगर उससे ज़्यादा है, 10 लाख तक है तो 15%, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 20% लगेगा। तो ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए हम चले जाएंगे वर्किंग नोट में, और वर्किंग नोट में हम ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट, ठीक है, और वर्किंग नोट में हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 में हेडिंग देंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, तो इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के लिए वही हम फॉर्मेट बनाएंगे जो हमारा फिक्स रहता है। वो आप तो प्रेजेंटेशन अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन फिक्स है। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ अल्टरनेटिव, जिस भी अल्टरनेटिव के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अल्टरनेटिव या फिर प्लान भी कह सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव आपके पास में यहाँ पे अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ हुआ था, हाँ अल्टरनेटिव यूज़ हुआ तो अल्टरनेटिव ही लिखेंगे, अल्टरनेटिव्स। और सामने मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले अल्टरनेटिव 1 के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो अल्टरनेटिव 1 में पैसा उधार से मतलब कि डेप्थ से कितना लिया है। तो कहते हैं सर अल्टरनेटिव 1 में 2,50,000 आपने टोटल डेप्थ लिया है, तो 2,50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट रेट कुछ इस तरीके से है कि 2,50,000 तक 10%, 2,50,000 से जितना भी ज़्यादा लिया 10 लाख तक आपके पास में 15%, और 20% लगेगा अगर 10 लाख से ज़्यादा लिया है तो। ये बिल्कुल वही जो आप जो है कि टैक्सेशन के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो टैक्स कंप्यूटेशन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी है, सेम वे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे 2,50,000 का हमने जो है डेप्थ लिया है, और 2,50,000 पे ओबियसली इसने क्या रखा है 10% लगेगा, काम खत्म। तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। 2,50,000 इंटू 10% आपके पास में, तो ये आपके पास में आ जाएगा 25,000। लो जी 25,000, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेटिव 2 की बात करें तो भाई अल्टरनेटिव 2 में आपने डेप्थ लिया कितना है। तो कहते हैं अल्टरनेटिव 2 में 10 लाख रुपए का डेप्थ लिया है, यहाँ पे क्लियरली बता रखा है, देखिए 10 लाख रुपए हमने लिए हैं। और इंटरेस्ट रेट कुछ इस तरीके से लगेगा कि 2,50,000 तक तो 10% है ही, अगर उससे ज़्यादा 10 लाख तक लिया है तो 15% लगेगा। तो कहते हैं कि 2,50,000 पे तो 10% लगना है, 2,50,000 पे 10%, तो ऑब्वियसली 25,000 रुपये तो देने ही देने हैं। कहते हैं कि उससे ज़्यादा कितना लिया है, 10 लाख तक हमने लिया है, और उससे ज़्यादा 10 लाख हमने टोटल लिया है, जिसमें से 2,50,000 पे तो 10% लगेगा। रिमेनिंग कितना, 7,50,000। रिमेनिंग 7,50,000 पे कितना लगेगा, कितना कहा, 15%, 15% आपके पास में यहाँ पे लगेगा। बिल्कुल जो टैक्सेशन में कैलकुलेशन करते हैं वही कैलकुलेशन, यहाँ पे कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सेशन में आप ये कैलकुलेशन ऑलरेडी सीख के आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं आपके पास में 1,12,500, तो टोटल जो अल्टरनेटिव 2 में इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1,37,500, ठीक है। 1,37,500 आपके पास में टोटल इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है जी। लो जी ओके। और अल्टरनेटिव 3 की बात करें यहाँ पे हम,
तो अल्टरनेटिव 3 ये लीजिए, अल्टरनेटिव 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अल्टरनेटिव 3 में कितना हमने डेप लिया है, तो कहते हैं 15 लाख का, 15 लाख रुपीज़। और 15 लाख रुपीज़ का डेप लिया है। पहले तो 2.5 लाख पे 10%, दूसरे 7,50,000 पे 15%, और उससे ज़्यादा जितना भी लिया है 20% लगेगा। तो कहते हैं 2.5 लाख पे तो आपके पास में 2,50,000, कहते हैं 2,50,000 पे तो सीधी सी बात है 10% लगना ही लगना है। मतलब कि वो तो 25,000 बनेगा, 25,000। ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं नेक्स्ट कितना, 7,50,000, 15% बनेगा। कितना था 15%, 7,50,000 इंटू 15%, तो 1,12,500, 1,12,500 आपके पास में। और रिमेनिंग और ज़्यादा कितना लिया, 5 लाख रुपए। कहते हैं रिमेनिंग जितना भी ज़्यादा लोगे सब पे 20%। ठीक है, तो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज़, 20%। टोटल करके आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि क्या 15 लाख हो रहा है, 15 लाख हो रहा है, तो यस आपके पास में करेक्ट है। आगे बढ़िए। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ इंटू 20%, तो आपके पास में 1 लाख आपके पास में आंसर आएगा। और इस तरीके से टोटल जो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा वो कितना बन रहा है, 25,000 प्लस 1,12,500 प्लस 1 लाख, तो 2,37,500 आपके पास में बनेगा। ठीक है, लीजिए। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने ख़त्म कर दी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बस ख़त्म, बाकी बातें ख़त्म हो गई। ठीक है जी, बस यही इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। इस क्वेश्चन को देने का कारण ये है कि आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थोड़ी सी सिखा दी जाए, जो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई। ठीक है, लीजिए। ये आपके पास में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दी। एग्ज़ाम में भी बिल्कुल आपको इसी तरीके से थोड़ा प्रेजेंटेशन बनाए रखना होगा। ठीक है, ताकि मार्क्स अच्छे से कवर अप कर पाए आप। लीजिए, तो ये हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर दिया। कुछ इस तरीके से आपके पास में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ख़त्म हो गई। अब बस वर्किंग नोट का ऊपर रेफरेंस दे देंगे और अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले तो हमारा रेफरेंस रहेगा। ठीक है, कहते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 देख लीजिएगा इंटरेस्ट के लिए। ठीक है जी, वर्किंग नोट नंबर 1 देख लीजिएगा, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपना इंटरेस्ट का अमाउंट। सबसे पहले तो 25,000 था। ठीक है, दूसरे अल्टरनेटिव में कितना कितना था, 25,000, 137,500 और 237,500। ठीक है, वन लैख 37,500 और 2,37,500। लीजिए, इंटरेस्ट लिख दिया, बस अब माइनस करके आगे बढ़िए। ठीक है, और टैक्स रेट तो 50% है, क्वेश्चन ने कहा रखा है। थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर देता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कहता है 5 लाख में से 25,000 माइनस किया, तो यहाँ पे आपके पास में 4,75,000। यहाँ पे 5 लाख में से 1,37,500 माइनस किया, 3,62,500। ठीक है जी, और कहते हैं 5 लाख में से 2,37,500 माइनस कर दिया, तो 2,62,500। लीजिए, ठीक है। टैक्स रेट क्वेश्चन ने कहा है 50% है आपके पास में, तो 50% माइनस करिए सब में से। ठीक है जी, टैक्स रेट कितना है, 50% क्वेश्चन ने बोल रखा है, और वैसे भी क्वेश्चन ही बताता है, आपने को टैक्स रेट एज्यूम नहीं करना होता। तो 4,75,000 इंटू 50% करेंगे तो 2,37,500, 2,37,500 आपके पास में
क्या आ जाएगा, टैक्स का अमाउंट जो कट जाएगा, तो बचेगा भी उतना ही अमाउंट 237,500। बिल्कुल यहाँ पे भी उसी तरीके से 362,500 इंटू 50% टैक्स रेट, तो कहता है 1,81,250। लीजिए, जैसे ये माइनस करेंगे अमाउंट वही आ जाएगा 1,81,250। ठीक है, और यहाँ पे 262,500 इंटू 50%, तो 1,31,250। ठीक है, ये टैक्स रेट हमने माइनस किया तो अमाउंट भी उतना ही बचेगा 1,31,250। लो जी, अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए भी वर्किंग नोट बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास में डिफरेंट यहाँ पे नंबर ऑफ हमने शेयर्स वगैरह इशू करे हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 2 प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है जी, लीजिए वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए है, तो कहता है नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स। लीजिए, कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स में ऐसा है कि सर क्वेश्चन को देखते रहना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे वापस से यही फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं अल्टरनेटिव्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर्स। ठीक है, अल्टरनेटिव 1 की अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, तो सर जी अल्टरनेटिव 1 में इक्विटी से कितना अमाउंट लिया है सबसे पहले वो बताइए, डिवाइड बाय हम नंबर जो शेयर का प्राइस है पर शेयर प्राइस, ठीक है, वो कर देंगे, आपके पास में नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। तो इक्विटी से अमाउंट कितना लिया है और शेयर का प्राइस कितना है, बस वो बताइए, काम खत्म। तो सबसे पहले अल्टरनेटिव 1 की बात करूँ तो 2,50,000 डेप्थ से लिया था, मतलब कि सर रिमेनिंग इक्विटी से लिया है ओबियसली। तो कहता है 25 लाख रुपए की ज़रूरत थी, 2,50,000 तो डेप्थ से लिया, तो अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से हमने इक्विटी से कितना लिया है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 22,50,000। ठीक है, तो कहते हैं रुपीज़ 22,50,000 रुपीज़ आपने जो है इक्विटी से इशू करा है। ठीक है, और डिवाइड बाई शेयर का प्राइस, शेयर का प्राइस कितना है सर 150। ध्यान रहे डेप्थ अगर 10 लाख से ज़्यादा लिया तो 125 लेना है, बाकी तो 150 लेना है। तो यहाँ पे 150 आपके पास में डिवाइड बाय करना है। तो जैसे ही 150 से डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में आ जाएंगे 15,000 शेयर्स। ठीक है, 15,000 शेयर्स। लो जी, 15,000 शेयर्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास में 15,000 शेयर्स अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से। अल्टरनेटिव 2 के हिसाब से अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव 2 के हिसाब से कितना बन रहा है, तो कहते हैं बताइए इक्विटी से कितना अमाउंट इशू करा है, बस उस पर ही डिपेंड करता है कि भाई कितना नंबर ऑफ शेयर बनेगा। तो कहते हैं इक्विटी से 10 लाख रुपए डेप्थ से इशू करा है, तो बाकी का रिमेनिंग कहाँ से, इक्विटी से। तो 25 की ज़रूरत है, 10 डेप्थ से लिया, तो रिमेनिंग कितना 15 लाख रुपीज़। तो कहते हैं 15 लाख रुपीज़ आपने कहाँ से लिया होगा, इक्विटी से लिया होगा। और प्राइस क्या चल रहा है, तो कहता है 150, नो चेंज। ठीक है, तो कहता है 150 आपके पास में चल रहा है एक शेयर का प्राइस। नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करे होंगे, तो कहते हैं 15 लाख डिवाइड बाय 150, तो 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स। लो जी, इसके बाद कहते हैं अल्टरनेटिव नंबर 3। अल्टरनेटिव 3 में कितना इक्विटी आपने इक्विटी से मंगवाया, ज़रा देखिए ज़रा। तो कहते हैं अल्टरनेटिव 3 में 15 लाख डेप्थ से लिया है, 25 लाख रुपए की ज़रूरत थी, 15 डेप्थ से आया, तो रिमेनिंग कितना 10 लाख रुपए इक्विटी से लिया होगा ओबियसली। तो कहते हैं 10 लाख रुपीज़। ठीक है, कहते हैं शेयर का प्राइस बता दो, 150 है क्या, आंसर इज़ नो सर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि डेप्थ का अमाउंट 10 लाख से एक्सीड कर गए। यहाँ पे क्लियरली कहा था कि अगर 10 लाख से एक्सीड कर जाता है अमाउंट, तो फिर आपको क्या लेना है सर, 125 रुपये, 125। तो रुपीज़ 125 लेना है, यहाँ पे 150 नहीं लेंगे, 125 लेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए।
तो कहते हैं 10 लाख डिवाइड बाई 125, तो यहाँ पे 8000 शेयर्स आ जाएगा, यहाँ पे 8000 शेयर्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन हमने दिखा दी। यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देंगे कि भाई वर्किंग नोट नंबर आप जो है 2 देख सकते हैं हमारा, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, और बस इसका सॉल्यूशन कर देंगे हम, ठीक है। तो कहते हैं कितना, 15, 10 और 8, 15,000, 10,000, 8,000, हाँ। तो कहते हैं 15,000 शेयर्स यहाँ पे है, यहाँ पे 10,000 शेयर्स, और यहाँ पे आपके पास में 8000 शेयर्स। लो जी, डिवाइड बाय करके जल्दी से ईपीएस निकाल लेंगे आप और आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो 237,500 डिवाइड बाय 15,000, तो यहाँ पे आपके पास में ईपीएस जो निकल के आएगा 15.8333 इस तरीके से है। तो 15.833 मैं लिख देता हूँ, 15.833 इस तरीके से आप बार भी कर सकते हैं। बार का मतलब होता है कि 3333 इस तरीके से आगे भी जा रहा है, ठीक है, चाहे तो आप, वरना 83 बॉस मोर देन सफिशिएंट है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 1,81,250 डिवाइड बाई 10,000, तो यहाँ पे आपके पास में 18.125, और इस तरीके से 1,31,250 डिवाइड बाई 8,000 करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 16.40625, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा ईपीएस कहाँ पे दिख रहा है वो मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा ईपीएस आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो सर सबसे ज़्यादा ईपीएस तो अल्टरनेटिव प्लान 2 में दिख रहा है, ठीक है, अल्टरनेटिव 2 या फिर प्लान 2 जो भी आप कहना चाहें, अल्टरनेटिव 2 में सबसे ज़्यादा ईपीएस हमें दिख रहा है, ठीक है जी। अल्टरनेटिव 2 आपके पास में, जहाँ पे 18.125 इस तरीके से आपके पास में आंसर आ रहा है। लीजिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके पास में ईपीएस देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा जो ईपीएस है वही बेस्ट प्लान माना जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या कुछ एडवाइस या फिर कमेंट पूछा था क्या? अगर पूछा है तो फिर हमें लिखना है, कहता है एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब है कि आपको आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है, कि क्यों प्लान 2 आपके पास में बेस्ट है। तो यहाँ पे लिख देंगे एनालिसिस, ठीक है, कि भाई बिकॉज ऑफ हाईएस्ट ईपीएस, ठीक है, अल्टरनेटिव या फिर प्लान 2 ही बेस्ट क्यों है? क्योंकि आपके पास में हाईएस्ट ईपीएस है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको पता चल चुकी है अब किस तरीके से लिखना है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया, ठीक है। हाईएस्ट ईपीएस आपके पास में, हाईएस्ट ईपीएस है, इसलिए हम इस प्लान को सिलेक्ट करेंगे। 18.125 आपके पास में आंसर रहेगा। तो प्लान 2 आपके पास में बेस्ट माना जाएगा। प्लान 2 का है, अल्टरनेटिव 2 का है, जो भी आपके पास में लिखना चाहे आप, ठीक है। तो ये आपके पास में पूरी की पूरी कैलकुलेशन, एग्ज़ाम में इसी तरीके से पूरी कैलकुलेशन आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग नोट भी प्रिपेयर आपको इसी तरीके से करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे आप पूरे नंबर ले सकते हैं, जहाँ पे आप जो है ईजीएस्ट चीज़ें हैं वहाँ पे पूरे नंबर लेने की कोशिश करिए, तभी तो आप एग्जामिनेशन तक पहुँच पाएंगे। छोटी मोटी मिस्टेक, मतलब कि वर्किंग नोट ना बनाना, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन से रोक सकती है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ये चीज़ भी हम रिपीट ना करें कहीं पे भी। प्रॉपर वर्किंग नोट प्रिपेयर करने की कोशिश करिए, प्रॉपर फुल फॉर्म लिखने की कोशिश करिए, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 13।